पंडित जी, ज्योतिष क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या स्थान है? दुष्ट मजे में लगते हैं, ये कौन से ग्रहों के कारण है? लेकिन जन्म पत्री इस बात को पहले घोषित कर देती है कि आप यदि व्यापार करेंगे तो इस स्टेप पर आप घाटे में जाएंगे होगा। यदि जन्म पत्री में ये सारे बिंदु 8 बिंदु होते हैं, 8 बिंदु मेल नहीं खा रहे हैं, तो जहां जो बिंदु मेल नहीं खा रहा है उसी से संबंधित समस्या उन दोनों के जीवन में आएगी। यह बात सामान्य मित्र में भी लागू होती है, किसके साथ हमें पार्टनरशिप करना चाहिए, किसके साथ हमें पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। व्यापार में यदि हम इस बात का ध्यान दे करके पार्टनरशिप करें, व्यापार करें, तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से हमारा व्यापार जिसके साथ हम तालमेल बना करके व्यापार कर रहे हैं, निश्चित रूप से विकास होगा। व्यापार शिक्षा, राजनीति, व्यापार, संतान, स्वास्थ्य ज्योतिष का मुख्य विषय ही होगा। राजनीति में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ ज्योतिष शास्त्र घोषित कर रहा है। हम उससे संबंधित यदि रत्न पहनते हैं तो निश्चित रूप से मेरा नुकसान कर देगा। होनी चाहिए हवन कुंड की एक माप होती है, जो हमारे वेदांग से हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी रोल अदा करता है। आप ध्यान दीजिए, बाग लगाने का एक मुहूर्त होता है, खेत में बिजाई करने का एक मुहूर्त होता है, समय। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जुड़े ही हैं ऑस्ट्रेलिया से। जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हैं, पाकिस्तान के भी लोग हमारे पास फोन करते हैं कि पंडित जी, ये ज्योतिष में हमको ये चीज जानकारी है, हम अस्वस्थ रहते हैं, हमारी संतान अस्त व्यस्त रहती है, शिक्षा नहीं प्राप्त कर रही है, सही ढंग से पढ़ नहीं रही है, तो आप बताइए। और मैं उनको बताता हूँ, निश्चित रूप से हमारे बताए गए बिंदुओं पर वो विचार करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और लाभ किया। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि 5 मिनट में किसी जन्म पत्री की गणना करके पंडित जी परिणाम बता दें, तो यह पूरी तरह से संभव नहीं है। हम उसकी जन्म पत्री बिना किसी प्रकार की दक्षिणा लिए हुए देखेंगे और बेहतर से बेहतर उसको परिणाम देना चाहेंगे। नमस्कार, नेटवर्क 99 के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड धर्मगुरु ज्योतिषी आचार्य पंडित अमर बहादुर तिवारी जी। पंडित जी ने सेना में लंबे समय तक धर्मगुरु के पद पर कार्य करने के बाद रिटायर होकर किसी शहर में बसने की जगह अपने जन्म स्थान इंदरिया, शुक्ल बाजार, अमेठी वापस आकर क्षेत्रवासियों को अपने जीवन ज्योतिषी ज्ञान और कर्म कांड का लाभ दे रहे हैं। पंडित जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, ज्योतिष क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या स्थान है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपने इस चैनल में आमंत्रित किया, तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रश्न आपने बड़ा सामयिक किया है, जैसा कि आजकल देखने को मिलता है कि ज्योतिष के प्रति लोगों का रुझान, झुकाव बढ़ता जा रहा है, और यह अपने में बड़ी कामयाब विधा और कामयाब विद्या है। प्रश्न आपका जैसे है कि ज्योतिष क्या है, तो हमारे विश्व का आधार वेद है। जो लोग वेद माने या ना माने, जो जानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नहीं मानते। वेद के 6 अंग होते हैं, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, उसी में से एक अंग, उस 6 अंगों में से एक विशेष अंग है ज्योतिष। इसको हम अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे नक्षत्रों, तारों, ग्रहों की गणना करता है। वेद के 6 अंगों में इसको
नेत्र की संज्ञा दी गई है। शरीर में सब कुछ हो और नेत्र यदि ना हो तो पूरा शरीर बिल्कुल शून्य जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऋषियों मुनियों का कहना था या कहना है कि ज्योतिष एक नेत्र है वेदों का। लेकिन हम इसमें थोड़ा से सुधार करके कहना चाहेंगे कि ज्योतिष नेत्र ही नहीं है, उसमें का प्रकाश है, उसमें की लाइट है। ये नेत्र हो और उसमें प्रकाश ना हो तो फिर नेत्र नेत्र नहीं रह जाता। ज्योतिष एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी शिक्षा है जो कि हमको हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। हमारे अतीत का हमको दर्शन कराता है और भविष्य के बारे में हमको ज्ञान देता है। तो वेदों का, मानव जीवन का, सांसारिक जीवन का, सबके लिए ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। और एक प्रकार से ज्योतिष वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि भले आदमी परेशान लगते हैं, दुष्ट मजे में लगते हैं। ये कौन से ग्रहों के कारण है? ये मात्र देखने में लगता है, ऐसा है नहीं। क्यों? हाँ, ये सही है कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे कुछ ग्रह सौम्य ग्रह कहे जाते हैं, जो कि जिनकी गणना अच्छे ग्रहों में होती है। वो जो कुछ करवाते हैं वो अच्छे रास्ते से ही धनार्जन करवाएंगे, अच्छे मार्ग से परिश्रम के द्वारा ही धनार्जन करवाएंगे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये सब ग्रह धनार्जन के लिए पराक्रम को तो बढ़ाते हैं, लेकिन किस स्रोत से, किस माध्यम से धन आ रहा है ये कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो सज्जन हैं वो कष्ट में ही होते हैं और जो उग्र हैं वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उनको भी ज्योतिष शास्त्र पहले से सूचित कर देता है कि हाँ, इतने दिन तक आप सुरक्षित हैं और इसके बाद में आप एक ऐसे घाट पे उतरने वाले हैं जिसमें कि आपको आराम नहीं मिल पाएगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हानि, तो फिर मनुष्य के हाथ क्या है पंडित जी? और कुंडली या ज्योतिषी से क्या बदलेगा? प्रश्न भी आपका बड़ा अच्छा है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया। महाराज दशरथ को यही उपदेश उनके गुरु वशिष्ठ ने दिया था। रामचंद्र जी से, भरत जी से, विशेष करके भरत जी को गुरु वशिष्ठ ने बताया था कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। ये सच है। विधाता ने यह चीज अपने हाथ में पकड़ रखी है। आप व्यापार करेंगे तो हानि होगी कि लाभ होगा। यश प्राप्त, किसी का परोपकार आप करेंगे तो यश प्राप्त होगा कि अपयश प्राप्त होगा, ये विधाता के हाथ में है। लेकिन जन्म पत्री इस बात को पहले घोषित कर देती है कि आप यदि व्यापार करेंगे तो इस स्टेप पर आप घाटे में जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र इस बात को पूर्व घोषित कर देता है कि यदि आप
व्यापार करेंगे तो आप अरबपति करोड़पति बनेंगे, धीरे धीरे आप क्रमानुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों का यदि उपकार आप करेंगे तो उसमें आपको यश प्राप्त होगा कि अपयश प्राप्त होगा, यह ज्योतिष शास्त्र पहले से सूचित कर देता है। अब रह गई बात यह कि कुछ लोग इस पर विश्वास करके और बताए गए नियम के अनुसार कार्य करते हैं तो उनको लाभ प्राप्त हो जाता है, वो सतर्क हो जाते हैं। अन्यथा जो कुछ जन्मपत्री में लिखा हुआ होता है उसके अनुसार वो अपना भोग भोगते रहते हैं। क्या विवाह से पहले कुंडली मिलाना आवश्यक और ना मिलाने के क्या परिणाम हैं? देखिए, विवाह के समय यदि जन्मपत्री का मिलान कर लिया जाता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जन्मपत्री में हमको मिलता क्या क्या है। यदि जिस कन्या के साथ जिस वर का विवाह होना है वो अपने जीवन को आगे कर्म क्षेत्र में उतारने जा रहे हैं, एक प्रकार से मित्र जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे से घुल मिल करके रहना चाहेंगे, तो जो ग्रह दोनों का स्वामी होता है यदि वही ग्रह वहां पर एक दूसरे से मेल खा रहा है तब ही उनका जीवन सही ढंग से चल पाता है। उसके बाद में यदि ग्रह उनका जो उन दोनों के जीवन का ग्रह है वह यदि मेल नहीं खा रहा है तो उनके विचारों में मतभेद रहेगा, उनकी कार्य क्षमता, जैसे एक ज्योतिष में तारा होता है, तारा के 3 गुण होते हैं, अब वो तीनों गुण यदि प्राप्त हो जाते हैं तो दोनों मिलकर के जो भी कार्य करेंगे आप ये समझ जाइए कि बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। शादी विवाह के पश्चात जीवन सुखमय हो जाएगा। जिस परिवार में कन्या आएगी या जिस कन्या के साथ इस वर का विवाह किया जाएगा वह दोनों आपस में मिल करके बड़े अच्छे ढंग से परिश्रम करके धनार्जन करेंगे, परिवार सुखी होगा। यदि जन्मपत्री में ये सारे बिंदु 8 बिंदु होते हैं, 8 बिंदु मेल नहीं खा रहे हैं तो जहां जो बिंदु मेल नहीं खा रहा है उसी से संबंधित समस्या उन दोनों के जीवन में आएगी। यह बात विवाह में ही नहीं लागू होती है, यह बात सामान्य मित्र में भी लागू होती है। किसके साथ हमें पार्टनरशिप करना चाहिए, किसके साथ हमें पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। व्यापार में यदि हम इस बात का ध्यान दे करके पार्टनरशिप करें, व्यापार करें, तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से हमारा व्यापार जिसके साथ हम तालमेल बना करके व्यापार कर रहे हैं निश्चित रूप से विकास होगा, व्यापार की उन्नति होगी। तो इसलिए जन्मपत्री का मिलाना अति आवश्यक है। शनि के 7.5 राहु के महादशा जैसी चीजें लोगों को बहुत डराती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? शनि की 7.5 और राहु की महादशा से डरने का कोई औचित्य नहीं है। ये लोगों को राजा भी बनाते हुए देखे गए हैं और राजा को भिखारी भी बनाते हुए देखे गए हैं। यदि शनि ग्रह जन्मपत्री में उस जन्मपत्री का कारक है, विकास का द्योतक है, धन अर्जन करने वाला है, तो शनि की 7.5 में यह और बेहतरीन परिणाम देगा। यदि कारक नहीं है, अकारक है, शत्रु क्षेत्रीय है, नुकसान के स्थान पर बैठा हुआ है, तो यह शनि ग्रह उसका पतन कर देगा। वही स्थिति राहु की है। राहु 3रे स्थान का, 10वें स्थान का या 6वें स्थान का, इन जगहों पर बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि हो तो आप ये समझ जाइए कि राहु महान राजनीतिज्ञ बना देता है। एक से एक नेताओं को, एक से एक व्यापारियों को हमने देखा है
कि राहु की महादशा में और शनि की 7.5 में बहुत बढ़िया उन्नति पाए हैं। उदाहरण के लिए राजीव गांधी जी हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शनि की 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने थे वो। तो ये डरने का कोई विषय नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते कि सही ज्योतिषी से जन्म पत्री की सलाह ली जाए। क्या शिक्षा, राजनीति, व्यापार, नौकरी आदि में भी ज्योतिष का उपयोग है? बहुत बड़ा। शिक्षा, राजनीति, व्यापार, संतान, स्वास्थ्य ज्योतिष का मुख्य विषय है। इनमें इसका बहुत बड़ा रोल है। उठने बैठने में, खाने पीने में, चलने फिरने में, पारिवारिक जीवन में, हर एक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण रोल ना हो। संतान होगी कि नहीं होगी, होगी तो पिता को सुख देगी कि नहीं देगी, स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं होगा, राजनीति में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ ज्योतिष शास्त्र घोषित कर देता है। जन्म के समय में ही ज्योतिष इसकी घोषणा कर देता है कि हाँ, ये इस क्षेत्र में इस तरह से काम करेगा तो बेहतरीन काम करेगा। तो जैसा आपने प्रश्न किया कि ज्योतिष शास्त्र क्या व्यापार, राजनीति इन सब में बेहतरीन रोल अदा करता है, तो निश्चित रूप से रोल अदा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या रत्न हवन जैसे उपायों में कोई लाभ मिलता है? रत्न और हवन पूजन, ग्रहों की शांति से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, जो ग्रह मार्केश होगा उससे संबंधित यदि रत्न धारण किया गया तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे लिए हितकर तो है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी जन्म पत्री में कमजोर ग्रह है। तो जो ग्रह कमजोर हो हम उससे संबंधित रत्न पहने, लेकिन जो ग्रह हमारे लिए निगेटिव है, नकारात्मक कार्य करने वाला है, हम उससे संबंधित यदि रत्न पहनते हैं तो निश्चित रूप से मेरा नुकसान कर देगा वो। उसी तरह से हवन पूजन और ग्रह की शांति, इससे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बात है कि ज्योतिष का आधार लेकर के हवन पूजन करवाया जाए। उदाहरण के लिए पंडित जी को लोग बुलाते हैं, पंडित से कहते हैं पंडित हमको एक हवन करवानी है। पंडित जी भी जल्दी में होते हैं, सोचते हैं हाँ बाबू साहब हम आपके यहाँ हवन कर देते हैं। हवन करने का विधान है ज्योतिष शास्त्र से के माध्यम से निकाला जाना चाहिए कि हवन में ग्रहों की उपस्थिति कहाँ है, अग्नि का वास कहाँ है, हमको कौन से ग्रह की शांति करवानी है, हमको उसके पौराणिक मंत्र से हवन करना है कि वैदिक मंत्र से हवन करना है। फिर हवन की माप एक होनी चाहिए, हवन कुंड की एक माप होती है जो हमारे वेदांग से हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लोग घर में अपने हवन करवाते हैं और कहते हैं पंडित जी एक तसला ले आते हैं, उसी तसले में हम हवन कर दें। ये विधान नहीं है। हवन करने के लिए हवन की एक नाप होनी चाहिए, उसका एक आकार होना चाहिए, पंचभूत संस्कार होना चाहिए, कुशकंडिका होनी चाहिए, विधिवत अच्छे ढंग से हवन की जाए, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। क्या ज्योतिष के सूत्र, उपाय आदि हिंदुओं के अलावा मुसलमानों, ईसाइयों आदि पर भी काम करते हैं? निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन के लिए ही नहीं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं तो वास्तव में मनुष्य ही वो। अब मेरा कहना है कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी रोल अदा करता है। आप ध्यान दीजिए, बाग लगाने का एक मुहूर्त होता है, खेत में बिजाई करने का एक मुहूर्त होता है, समय होता है।
पेड़ का आरोपण करने के लिए पौध लगाने का एक मुहूर्त होता है। यदि आप उस मुहूर्त के अनुसार पेड़ पौधे लगावें, पशु का पालन करें, वास्तुशास्त्र के अनुसार पशु को अपने उचित जगह पर बांधें, तो निश्चित रूप से वह आपको लाभ देगा। तो जब पशु पक्षियों को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो मनुष्य हैं, सबको लाभ ज्योतिष से प्राप्त होता है। रह गई बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो लोग नहीं मानते। गलत। लाल किताब उर्दू में ही लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया, और आज की तारीख में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, जो कि ज्योतिष शास्त्र को बहुत बड़ा लाभ दे रहा है। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय जिस व्यक्ति को करवा दिया जाता है, उससे जहां नकारात्मक लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वहां पर सकारात्मक लाभ होने लगता है। और प्रश्न के मुताबिक आपने भी मुझसे कहा कि क्या मुसलमान भी मानते हैं ज्योतिष को? तो स्थानीय की बात छोड़ दीजिए, स्थानीय लोग तो हमसे, बहुत सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जुड़े ही हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हैं, पाकिस्तान के भी लोग हमारे पास फोन करते हैं कि पंडित जी, ये ज्योतिष में हमको ये चीज़ जानकारी है, हम अस्वस्थ रहते हैं, हमारी संतान अस्त व्यस्त रहती है, शिक्षा नहीं प्राप्त कर रही है, सही ढंग से पढ़ नहीं रही है, तो आप बताइए। और मैं उनको बताता हूँ, निश्चित रूप से हमारे बताए गए बिंदुओं पर वो विचार करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और लाभ पाते हैं। तो इसलिए सभी धर्मों को मानने वाले लोग ज्योतिष को मानते हैं, जैसा कि मुझसे लोग जुड़े हुए अभी हैं। पंडित जी, ज्योतिष विद्या तो हजारों साल पुरानी है, आप आधुनिक युग के हैं, लैपटॉप कुंडली बनाते हैं, तो क्या इतने सालों में ज्योतिष में कोई नए शोध या सुधार भी हुए या वही पुराना चल रहा है? ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है और हम भी पुराने ही हैं, बहुत नए युग के नहीं हैं, लेकिन ये सच है कि हम प्राचीनतम पद्धति और नवीनतम पद्धति दोनों का समन्वय करके चलते हैं। प्राचीनतम पद्धति में जहां गणना की जाती थी, वहां गणना का सिस्टम, गणना का विधान अपने ही द्वारा था। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सूक्ष्म गणित होती है, जैसे 2.9876543 का गुणा करना है, 2.63549 से गुणा करना है। अब उसमें होता क्या था कि हम 2 दशमलव तो ले लिए, उसके बाद में आगे के 2 अंक ले लिए, बाकी कुछ को छोड़ दिए। तो इससे जो हमारा परिणाम आता था वह कुछ भेद कर देता था, उसमें अंतर आ जाता था। जो आज की कंप्यूटराइज्ड पद्धति है, कंप्यूटर सूक्ष्म में सूक्ष्म गणित करके हमको उसका परिणाम देता है। बहुत सारे, अच्छा, जो इसके सॉफ्टवेयर बनाए गए वो कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। अकेला ज्योतिषी अपने ढंग से स्वयं की गणित करेगा, तब जन्मपत्री तैयार करेगा। कंप्यूटर के माध्यम से, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो जन्मपत्री तैयार की जाती है, वह जन्मपत्री सूक्ष्म से सूक्ष्म गणित करके हमको, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकलन करके हमको परिणाम देती है। इसलिए जो एक्यूरेसी कंप्यूटराइज्ड जन्मपत्री में है, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर की जन्मपत्री में है, वो हाथ से की गई जन्मपत्री की गणना में अंतर पाया जाता है। इसलिए हमने इस नवीनतम पद्धति को बेहतर समझा, और पहले से कुछ ना कुछ ही इसमें बेहतरी है जरूर। यदि कोई व्यक्ति कहीं दूर से आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आजकल के समय में यदि दूर का व्यक्ति, जैसे हमने बताया अभी आपसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका,
इन सब जगहों के लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हमारा एक कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ईमेल जीमेल एड्रेस है, उसके माध्यम से वो लोग अपना संपर्क कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। पंडित जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई नया संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शकों से ये, अब हम निवेदन तो नहीं कहेंगे लेकिन सुझाव कहते हैं कि आपके दर्शक यदि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कार्य करेंगे, वो चाहे जो कोई हो, यह विश्वसनीय विषय है और ज्योतिष पर विश्वास करके काम किया जाए तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आएगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति यदि व्यापार करना चाहता है और सही मुहूर्त में अपने व्यापार की शुरुआत करता है, सही समय पर शुरुआत करता है, वास्तु के मुताबिक जिस प्रतिष्ठान में वो अपना व्यापार शुरू कर रहा है वो प्रतिष्ठान भी उसका सही है, तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर आएगा। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है वो विश्वास करने का विषय है, शंका करने का विषय नहीं है। बस फर्क यह देखा जाता है कि ज्योतिषी किस क्षेत्र का है, किस स्तर का है, उसने सही ढंग से आपकी गणित की कि नहीं की, उसने सही ढंग से भविष्यवाणी की या सही ढंग से ग्रहों पर विचार किया कि नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि 5 मिनट में किसी जन्म पत्री की गणना करके पंडित जी परिणाम बता दें, तो यह पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि जन्म पत्री के 16 भाग होते हैं और 16 भागों को देखने के लिए कम से कम 1 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 5 मिनट में किसी प्रकार का परिणाम निकाल पाना खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए हम दर्शकों से यह आग्रह करते हैं कि सही ज्योतिषी का चुनाव करें, सही पंडित जी का चुनाव करें और जन्म पत्री दिखाने में जल्दीबाजी ना करें, तो निश्चित रूप से सही परिणाम प्राप्त होगा और ऐसी स्थिति में इस ज्योतिष पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। आपको और आपके चैनल 99 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगामी वर्ष 2025 की विशेष शुभकामना देते हैं। अपने भारतवर्ष के ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो। साथ ही साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा, हमारे पास यदि आपके चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति संपर्क करता है, खास करके पहला व्यक्ति, तो हम निश्चित रूप से आने वाले 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उसको एक विशेष लाभ देंगे, अर्थात हम उसकी जन्म पत्री बिना किसी प्रकार की दक्षिणा लिए हुए देखेंगे और बेहतर से बेहतर उसको परिणाम देना चाहेंगे। धन्यवाद। आयुष्मान भव। और हम आपको नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना देते हैं। ईश्वर आपको सुखी बनावे और जिससे आप जुड़े हो, जिस कर्म क्षेत्र में जुड़े हो, वो सब लोग सुखी रहें और आपका परिवार सुखी हो, निरोगी हो जीवन।